सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम समास में आगे और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। इसके अलावा समास का जो पहला पार्ट है उसमें हम 30 तक प्रश्न कर चुके हैं। इस वीडियो में हम और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से संज्ञा और संधि से संबंधित और समास का पहला पार्ट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संस्कृत व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 31वां प्रश्न है, अक्षशौंडः इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। अक्षशौंड इस शब्द का लौकिक विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर है अक्षेषु शौंडः। यहाँ पर शौंडादि से सप्तम्यंत का समास होता है, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष में विधान किया गया है। तो अक्षशौंड जो शब्द है उसका विग्रह है अक्षेषु शौंडः और यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। 32वां प्रश्न है, अनुरूपम पदस्य विग्रहशात्। अनुरूप पद का विग्रह क्या होगा? तो रूपेभ्यः योग्यम, रूपे योग्यम, रूपस्य योग्यम या फिर रूपाय योग्यम। तो इसका सही उत्तर है स। अनुरूपम का लौकिक विग्रह है रूपस्य योग्यम। इसमें है अव्ययी भाव समास। 33वां प्रश्न है, अव्ययी भाव समासस्यो उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से सही उत्तर है प्रत्यर्थम। अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। तो ये है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। इसके अतिरिक्त घनश्याम और नीलोत्पल जो हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। 34वां प्रश्न है, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम न अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सुमद्रम, शाकप्रति, सुपुरुषः या पंचयमुनम। तो इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका सही उत्तर है सुपुरुषः, क्योंकि यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है। सु का पुरुष के साथ समास होकर यहाँ पर है प्रादि तत्पुरुष समास। और मद्राणाम समृद्धि इस अर्थ में सु अव्यय के साथ यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। इसके अतिरिक्त जो ये शाक प्रति है इसमें अव्यय उत्तर पद अव्ययी भाव समास है। इसमें जो अव्यय है वो उत्तर पद में है। इसके अतिरिक्त जो ये पंचयमुनम है इसमें भी अव्ययी भाव समास है नदीभीश्च सूत्र से। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर है सुपुरुषः। अब इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं इनको कि यहाँ पर जो ये पुल्लिंग का रूप दिया गया है सुपुरुषः, तो अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद है वो अव्यय हो जाते हैं। तो या तो वहाँ पर आपको अम इस तरह से रूप दिखाई देगा, अगर अकारांत शब्द है तो अंत में अम, जैसे पंचयमुनम, सुमद्रम इस तरह से दिखाई देगा। और अगर इकारांत या उकारांत शब्द हैं तो वहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, तो शाक प्रति इस तरह से शब्द दिखाई देगा। ऐसे ही अधिहरि इस प्रकार से शब्द आपको दिखाई देंगे। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है परीक्षा में कि आप सीधा सु को देखकर सीधा इसमें अव्ययी भाव समास न सोचें, अच्छे से शब्द को देखें। तो यहाँ पर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है सुपुरुषः। तो ये सुपुरुषः तत्पुरुष समास का शब्द है यहाँ पर। 35वां प्रश्न है, च अर्थे द्वंद्वः। ये जो द्वंद्व का विधायक सूत्र है च अर्थे द्वंद्वः इति अस्मिन् सूत्रे चकारस्य अर्था भवन्ति। इस सूत्र में चकार के कितने अर्थ हैं? तो ये हमने बात करी है इस बारे में जब हमने द्वंद्व समास पढ़ा था। तो आपको बताया था कि द्वंद्व समास में जो ये च है इसके कितने अर्थ होते हैं? तो इसके होते हैं 4 अर्थ। एक समुच्चय का अर्थ होता है, एक अनुवाच्य का अर्थ होता है, एक इतरेतर योग और एक समाहार। तो उनमें से जो इतरेतर योग और समाहार है उनमें द्वंद्व समास होता है। तो च के कितने अर्थ होते हैं? च के अर्थ होते हैं 4। 36वां प्रश्न है, त्रिमूर्धः पदे समासः। त्रिमूर्ध पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है
बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आप त्रि शब्द को देखकर द्विगु ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर 37वां प्रश्न है, पंचवटी पदे समासो अस्ति। पंचवटी पद में कौन सा समास है? तो क्या कर्मधारय है, व्यधिकरण बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है? तो यहाँ पर है द्विगु समास। अब अगर आपने प्रत्यय का जो प्रकरण है उसको भी पढ़ा है अच्छे से, तो आप इस शब्द को देखकर भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रत्यय में जब णीप प्रत्यय हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक सूत्र आया था द्विगोह, अर्थात जो द्विगु समासांत जो पद हैं उनमें णीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ये जो पंचानाम वटानाम समाहारः कर कर जो द्विगु समास हुआ है, तो यहाँ पर णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पंचवटी। तो इसका सही उत्तर है द, द्विगु समास। 38वां प्रश्न है, पितरौ इत्यत्र समासो भवति। पितरौ इस शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। जी, इसमें है एक शेष द्वंद्व, जहां पर दो जो घटक पद हैं उनमें से एक ही शेष रह जाता है। तो यहाँ पर पितरौ में माता च पिता च, इस अर्थ में यहाँ पर जो समस्त पद बनता है वो है पितरौ, इस प्रकार। 29वां प्रश्न है, नख भिन्नः पदस्य समास विग्रह भवति। नख भिन्न पद का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है नखै भिन्नः, नाखून के द्वारा भिन्न किया गया, नाखून के द्वारा फाड़ा गया, पृथक किया गया। तो यहाँ पर है तृतीया तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है नखै भिन्नः। 40वां प्रश्न है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम न अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है द। जी हाँ, ये जो द्वादश पद है, इस द्वादश में है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष द्वया अधिका दश। इस अर्थ में द्वादश मध्यम पद का लोप होकर यहाँ पर मध्यम लोपी तत्पुरुष समास है। और ये जो शिवा पद है इसमें एक शेष द्वंद्व है, पितरौ में भी एक शेष द्वंद्व है, और वांग मनुष्य में इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इसका सही उत्तर है द्वादश। 41वां प्रश्न है, यथाशक्ति पदे समासो अस्ति। यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। 42वां प्रश्न है, राजपुरुषः इत्यत्र समासो अस्ति। राजपुरुषः शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। राजपुरुष जो शब्द है, ये एक तरह से आप ये समझिए कि जब आप समास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वहीं से हम राजपुरुष शब्द को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो तत्पुरुष के संबंध में हमेशा ही राजपुरुष का उदाहरण दिया जाता है सामान्यतः। तो राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष राजपुरुषः। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। 43वां प्रश्न है, मक्षिकाणाम अभावः इति विग्रहे समस्त पदम किम भवति। मक्षिकाणाम अभावः इस अर्थ में समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है निर्मक्षिकम। यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग निर अव्यय लगकर मक्षिका के साथ यहाँ पर पद बनता है निर्मक्षिकम। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु समस्त पदम नास्ति। इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समस्त पद नहीं है, जिसमें समास नहीं हुआ? तो कौन सा है? इसका सही उत्तर है द। यहाँ पर ये जो आमुक्त है इसमें समास नहीं हुआ है। हालांकि एक नियम आता है अव्ययी भाव समास में जो ये कहता है कि मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग जो अव्यय है उसका पंचम्यंत के साथ समास होता है। तो अव्ययी भाव में ये एक नियम है, किंतु वहां पर जब आ का मुक्ति के साथ, इस पंचम्यंत के साथ जब समास हो जाता है अव्ययी भाव समास में, तो वहां पर पद बनता है आमुक्ति। और जब वो जो विधान है कि आंग अव्यय के साथ समास हो जाता है, वो विकल्प से उसका विधान किया गया है। तो जहाँ पर समास हो जाता है वहाँ पर पद बनता है आमुक्ति, और जहाँ पर समास नहीं होता वहाँ पर पद बनता है आमुक्तेः। तो इस प्रकार
इनमें से ये जो आमुक्त है इसमें समास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अधिहरि में अव्ययी भाव समास है, स्तोकान मुक्तः में, स्तोकात मुक्तः में पंचमी तत्पुरुष समास है, कंठे कालः में बहुव्रीहि समास है। 45वां प्रश्न है कति वृत्त्यः, वृत्ति जो है कितने प्रकार की होती है? तो हमने पढ़ा है कि वृत्ति होती है 5 प्रकार की। जो समास के प्रसंग में हमने पढ़ा है कि परार्थाभिधानम वृत्ति, दूसरे अर्थ का अभिधान करने वाली वृत्ति होती है, और वो वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। और वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एकशेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति। तो इसमें से जो समास वृत्ति है वो समास में प्रयुक्त होती है। 46वां प्रश्न है यथाशक्ति इत्यस्य को अर्थः, तो इसका सही उत्तर है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके। इसमें अनतिक्रम्य अर्थ में यथा अव्यय का शक्ति के साथ समास होकर पद बनता है यथाशक्ति। 47वां प्रश्न है गोदावर्यः अनु इत्यर्थे समस्त पदम, क्या होता है गोदावर्यः अनु इसका समस्त पद? तो इसका सही उत्तर है अनुगोदावरी। यहाँ पर अनु के साथ गोदावरी शब्द का प्रयोग होने पर अव्ययी भाव समास में ये विधान है कि जो दीर्घ है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो गोदावरी में जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व होकर यहाँ पर पद बनता है अव्ययी भाव समास में अनुगोदावरी। 48वां प्रश्न है द्वयोः यमुनयोः समाहारः इत्यर्थे कः समासः, तो इसका सही उत्तर है द होगा इसका सही उत्तर नहीं। आप समाहार को देखकर यहाँ पर समाहार द्वंद ना करें, इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। हम कई बार इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं कि नदी बीच एक जो सूत्र आता है अव्ययी भाव समास में, वो नदीवाचक शब्दों का जब संख्यावाची के साथ समास हो समाहार अर्थ में तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो ये प्रश्न आप समाहार देखकर यहाँ पर समाहार द्वंद न करें। आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी नदीवाचक शब्द होगा वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका सही उत्तर है अ। 49वां प्रश्न है राज्ञः समीपम समस्त पदम किम, राज्ञः समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है उपराजम। 50वां प्रश्न है शंकुलाखंडः इत्यस्य विग्रहो अस्ति, शंकुलाखंड का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है शंकुलया खंडः, शंकुल के द्वारा किया गया टुकड़ा शंकुलाखंडः। तो इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है और इसका सही उत्तर है ब। 51वां प्रश्न है एको ऊनम इत्यस्य विग्रहो अस्ति, एको ऊनम शब्द का विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब एकेन ऊनम। जो ऊन सदृश ये जो शब्द हैं इनका तृतीयांत के साथ समास होता है और वो होता है तृतीया तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर एको ऊनम का विग्रह होगा एकेन ऊनम। इस प्रकार अगला प्रश्न है वाक् कलह इत्यस्य विग्रहो अस्ति, वाक् कलह शब्द का विग्रह क्या होगा? तो क्या वाचेन कलह, वाच्येन कलह, वाचा कलह या सर्वे? तो इसका सही उत्तर है स। जो वाक शब्द है उसका तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होता है वाचा। तो यहाँ पर वाक कलह शब्द का सही विग्रह है वाचा कलह, वाणी के द्वारा उत्पन्न कलह। 53वां प्रश्न है तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः सह समासः भवति, ये जो तदर्थार्थ बलि हित सुख और रक्षित इनके साथ कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर है चतुर्थी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है भूतेभ्यः बलि इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, भूतेभ्यः बलि का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है भूत बलि। यहाँ पर चतुर्थ्यंत का बलि शब्द के साथ समास होकर पद बनता है भूत बलि। इस प्रकार
अगला प्रश्न है चतुर्थी तत्पुरुषः न स्यात्। चतुर्थी तत्पुरुष किसके योग में नहीं होता? बलि के योग में होता है, हित के योग में होता है, रक्षित के योग में होता है। तो इसका सही उत्तर है सदृश योगे। सदृश के योग में तृतीया तत्पुरुष होता है, न कि चतुर्थी तत्पुरुष। तो यहाँ पर सही उत्तर है सदृश योगे। यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करनी है कि खालिस्तान भयेन, ये सूत्र कौन से तत्पुरुष का विधान करता है, कौन सा पद आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पंचमी भयेन। पंचम्यंत का भयवाची शब्द के साथ समास होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है द। 57वां प्रश्न है अर्ध पिप्पली इत्यस्य समास विग्रह। अर्ध पिप्पली शब्द का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है अर्धम पिपल्यः। स इसका सही उत्तर है। पिपली का आधा, इस अर्थ में नपुंसक लिंग जो अर्ध है इसका पिपली के साथ समास होकर पद बनता है अर्ध पिप्पली। इस प्रकार 58वां प्रश्न है एकविंशति भारद्वाजम इह समासः वर्तते। एकविंशति भारद्वाजम जो ये पद है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। अब देखिए जहां पर नदीभिश्च सूत्र आता है अव्ययी भाव समास में, वहीं पर इसके साथ एक दूसरा सूत्र आता है, वो है संख्या वंशेन। संख्या वंशेन सूत्र ये कहता है कि जब वंशवाची किसी वंश को बताने वाले शब्द का संख्या के साथ समास होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये जो भारद्वाजम है, यहाँ पर भारद्वाज जो शब्द है ये भारद्वाज वंश का वाचक है। तो जब इस एकविंशति संख्या पद से इसका समास होता है तो यहाँ पर पद बनता है एकविंशति भारद्वाजम, और यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो अब इन प्रश्नों को देखने से आपको एक बात तो पता चली होगी कि कौन कौन से प्रसंग जो हैं समास में महत्वपूर्ण हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आप प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ अपना आकलन कीजिए और इसके साथ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें। आप इस तरह से देखें कि जो ये प्रश्न बनाए गए हैं तो कहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा आते हैं, कौन सा प्रसंग ऐसा है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं समास से, ऐसी बात नहीं है कि सारे मुश्किल ही प्रश्न आते हैं, किंतु जो आसान प्रश्न होंगे वो सभी सही करते हैं। सिंपल जो क्वेश्चन है वो सारे बच्चे सही करेंगे। तो जो मेरिट को निर्धारण करने का कार्य है वो मुश्किल प्रश्नों के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर आप समास को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे तो आप अपना जो स्थान है प्रतियोगी परीक्षा में वो सुनिश्चित कर पाएंगे। और अगर आप समास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास का प्रकरण जो है विस्तृत रूप से पढ़ाया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुभाषितम इह समासः वर्तते। सुभाषितम पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो मैंने पहला ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव, तो आप में से ज़्यादातर इसका उत्तर सोच रहे होंगे अव्ययी भाव, किंतु ये है गलत। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पर सु है, सु अव्यय होता है तो इसलिए आप अव्ययी भाव समास सोच सकते हैं। दूसरी बात है कि इसके अंत में अम है, तो आप सोचेंगे कि ये नपुंसक लिंग है तो भी ये अव्ययी भाव समास हो सकता है, किंतु ये है गलत। इसमें तत्पुरुष समास है और इसमें है प्रादि तत्पुरुष समास। यहाँ पर सुष्ठु भाषितम तो पद बनता है सुभाषितम, और यहाँ पर है प्रादि तत्पुरुष समास। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितेषु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। जो निम्नलिखित है उनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कदन्नम, उरीकृत्य, प्राचार्यः या फिर आजयपुरात्। तो इसका सही उत्तर है द, क्योंकि इसमें कोई भी समास नहीं हुआ है। जब अभी मैं आपको एक प्रश्न में पहले भी बता चुकी हूँ कि मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आ का समास होता है और वो समास होता है अव्ययी भाव समास, किंतु वो विकल्प से होता है। तो यहाँ पर अगर समास हो जाता अव्ययी भाव तो यहाँ पर पद बनता आ जयपुरम, और अगर समास नहीं हुआ है तो यहाँ पर पद बना है
आजयपुरात्। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है आजयपुरात्। इसके अतिरिक्त जो ये कदन्नम है, ये कुगति प्रादेय जो तत्पुरुष हैं उनमें से कुतत्पुरुष समास है। यहाँ पर उरी कृत्य में उर्यादि च्विडा चश्च सूत्र से गति तत्पुरुष समास है। और इसी प्रकार प्राचार्य शब्द जो है उसमें प्रगतः आचार्य, इस लौकिक विग्रह में प्रादि तत्पुरुष समास है। तो इसका सही उत्तर होगा द आजयपुरात्। तो ये 30 प्रश्न हो गए हैं हमारे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हम समास के बारे में एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी हम कुछ प्रश्न और देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।